Hello everyone, this is the fluid mechanics transportation of fluid session. So till that we have seen flow meter, we have covered the friction in the pipe, how to calculate that, the small chapter called the drag force, and finally we are on the transportation of the fluid now. So transportation of the fluid means you want to transfer or you want to displace your fluid to one location to another location, and to transport your fluid you need assembly of the equipment such as the joints, pipes, tubes, or I can say pump, compressor. ठीक है. So let's start with the first. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्लूइड का करना है तो उसमें क्या क्या आपको चाहिए होगा. पाइप, उसके बाद फिटिंग्स, उसके बाद पंप, उसके बाद कंप्रेसर, उसके बाद फैंस और ब्लोअर. ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द पेट्रोलियम आस्पेक्ट. सो ये मेजर कंपोनेंट मैंने लिखे हैं. उसमें फिटिंग्स में कौन कौन से फिटिंग्स होते हैं. यू नो, एल्बो, देन द कपलिंग, देन रिड्यूसर, देन निपल. ओके, ये वो वाला निपल नहीं है जो हमने उसमें देखा था प्रोडक्शन के इक्विपमेंट में. दिस इज द डिफरेंट निपल, सिंपल सा होता है. ओके, एंड यूनिकॉर्न या क्या बोलते हैं उसको, टी. ठीक है, फ्लोटिंग टी. तो दिस आर द बेसिक फिटिंग्स. ओके, if you don't know any terminology of this then please google it, just look at the image. ओके, आप इमेज देख के, ठीक है, सैडल भी होती है, ठीक है, सैडल. ओके, आप इमेज देख के ही समझ जाओगे, ठीक है. फ्लेंजिस, ये सब कंपोनेंट है, बहुत सारे हो गए. सो जस्ट गूगल इट, इसमें से आपको कंपोनेंट जानना है तो. बट हमारे लिए ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो आई एम अवॉइडिंग दिस. ओके, फॉर पाइप वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज ड्रिल पाइप. ओके, हमने ड्रिल पाइप को अंडरस्टैंड किया, पूरी ड्रिल स्ट्रिंग को. और दूसरा होगा इसमें ट्यूबिंग. ठीक है, ट्यूबिंग देखी प्रोडक्शन की. सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूबिंग. सो दिस थ्री वी विल कवर. आई एम स्टार्टिंग विद द पाइप एंड ट्यूब्स. सो फर्स्ट थिंग आई एम राइटिंग व्हाट इज पाइप. आप किसे पाइप बोलोगे और आप किसे ट्यूब बोलोगे. ठीक है, तो बेसिक सा डिफरेंट होता है पाइप और ट्यूब के बीच में. आपको नहीं पता है तो राइट डाउन द पॉइंट. मैं डायरेक्टली पॉइंट लिखवाता हूँ. पाइप इज अ लॉन्ग राउंड होलो ऑब्जेक्ट. पाइप इज अ लॉन्ग राउंड एंड होलो ऑब्जेक्ट यूजुअली मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक. किससे बना रहेगा ये, मेटल से बना रहेगा या प्लास्टिक से बना रहेगा. थ्रू विच लिक्विड और गैस कैन फ्लो. थ्रू विच लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो. ओके, सो ये लॉन्ग राउंड या होलो पाइप हो सकता है जो मेटल और प्लास्टिक से बना रहेगा और जो लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगा. राइट डाउन इन द ट्यूबिंग. ट्यूबिंग इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट. ठीक है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मेटल, रबर, ग्लास, प्लास्टिक. ठीक है, यहाँ पे 4 मटेरियल है, मेटल, रबर, ग्लास या फिर प्लास्टिक. ठीक है, ये 4 मटेरियल है. थ्रू विच लिक्विड और गैस कैन फ्लो. ठीक है, थ्रू विच गैस और लिक्विड कैन फ्लो. देखो ये पाइप क्या होता है पहले आप अंडरस्टैंडिंग कर लो. सो आप सूरत से हजीरा तक, सूरत के हजीरा से आपने ONGC की पाइप निकाली और वो निकल रही है जमशेदपुर वहाँ तक या कोई भी दूसरी पाइपलाइन है. ठीक है, ये बड़े डिस्टेंस पे जो हमें फ्लूइड ट्रैवल करवाना है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो पाइप होती है. ठीक है, उसे हम नॉर्मली पाइप कहते हैं. जबकि ट्यूब क्या होती है, मान लो ये एक आपका हीट एक्सचेंजर है. ठीक है, ये आपका हीट एक्सचेंजर है. तो यहाँ पे आपने कनेक्शन प्रोवाइड किया है फ्लूइड को क्या करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह इक्विपमेंट में ले जाने के लिए. ठीक है, ये आपने क्या किया, इक्विपमेंट में ही फ्लूइड को ऐसे ऐसे घुमा के भेजा हुआ है. तो ये क्या होगा, ये इसको पाइप नहीं बोलेंगे, इसको
ट्यूब बोलेंगे। सो इक्विपमेंट जॉइंट्स और वो सब में जो छोटी छोटी स्मॉल असेंबली होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी पाइप होती है, ठीक है, तो पाइप की सरफेस नॉर्मली रफ होती है। पाइप की सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। हमने रफनेस देखा था, रफनेस और स्केल डिपोजिशन से जो वहाँ पे होती है। तो पाइप नॉर्मली क्या होती है, रफ होती है, जबकि ट्यूब होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है। ट्यूब होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है। इसका डायामीटर, ठीक है, पाइप का डायामीटर रिलेटिवली बात कर रहा है, रिलेटिवली लार्ज होता है, जबकि इसका डायामीटर स्मॉल होगा, ठीक है। रिलेटिवली दैट मीन्स ट्यूबिंग से लार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है 20 to 40 फीट, ठीक है। 20 to 40 फीट में आपको मोस्टली सारी पाइप देखने को मिलेगी। ड्रिल पाइप की भी 30 फीट एवरेज थी, ठीक है। तो ये आपको 20 to 40 फीट में देखने को मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये एवरेज लेंथ लिखी हुई है। जबकि ट्यूबिंग होगी, जो आपकी ट्यूबिंग होगी वो कई बार कोयल में होती है, ठीक है। आपने कोयल देखी होगी, ठीक है। क्या CTU यूनिट देखा था तो उसमें कोयल थी, तो उसमें स्टील की ट्यूब बोलते थे, ठीक है। तो कोयल यूनिट कोयल में होती है, तो कई बार ये 100 फीट की भी होती है, इससे लंबी भी होती है। तो एवरेज लेंथ इसमें बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप पाइप में लिखो, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसका आउटर डायामीटर और नॉमिनल डायामीटर, ठीक है। आपने ये टर्म सुना हो, नॉमिनल डायामीटर आपने बहुत सारी बुक में पढ़ा होगा, डाउनस्ट्रीम में तो बहुत यूज़ होता होगा, बट अपस्ट्रीम में भी कई बुक में नॉमिनल डायामीटर लिखा होगा। तो आउटर डायामीटर और नॉमिनल डायामीटर होता क्या है, सो मैं आपको बता दूं। फॉर पाइप, जो पाइप का डायामीटर, आउटर डायामीटर लेस देन 12 इंच है, ठीक है। जो पाइप का डायामीटर लेस देन 12 इंच है, ठीक है, उसके लिए ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। आउटर डायामीटर इज इक्वल टू नॉमिनल डायामीटर होता है। बट जिसका आउटर डायामीटर ग्रेटर देन 12 इंच है, ठीक है, ग्रेटर देन 12 इंच है, तो उसका नॉमिनल डायामीटर क्या होगा, उसका नॉमिनल डायामीटर बड़ा होगा, ठीक है। उसका नॉमिनल डायामीटर आउटर डायामीटर से छोटा होगा, सॉरी, आउटर डायामीटर बड़ा होगा, ठीक है। तो ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ओके। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ऐसा कुछ नॉमिनल डायामीटर इसमें डिफाइन नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई न्यू नॉमिनल डायामीटर डिफाइन नहीं होता, इसको हम आउटर डायामीटर से ही डिफाइन करते हैं। देखो अब ये डिज़ाइन का एस्पेक्ट है, तो आई डोंट नो, नॉमिनल डायामीटर होता है आई गेस DI/DO, ठीक है। आउट इनसाइड, नॉट इनसाइड अपन आउटर, बट ऐसा कुछ उसका फॉर्मूला होता है, बट उतना कुछ है नहीं अपने गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। अब देखो इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, अब आपको कोई ट्यूब को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और पाइप को रिप्रेजेंट करना है, तो आप पाइप को उसके स्केड्यूल से रिप्रेजेंट करोगे। आप पाइप को किससे रिप्रेजेंट करोगे, उसके स्केड्यूल से। स्केड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल एक थिकनेस इंडिकेशन होता है पाइप के लिए, ठीक है। जो आपका पाइप है, मान लो 2 पाइप है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्केड्यूल 2 का पाइप है और स्केड्यूल 3 का पाइप है, दोनों का आउटर डायामीटर मैं बोल रहा हूँ 12 इंच है। तो उसका मीनिंग ये हुआ, स्केड्यूल 2 का थिकनेस कम होता है, तो 12 इंच का पाइप की कुछ थिकनेस होगी, तो उस हिसाब से उसका आप ID निकाल सकोगे। और ज़्यादा स्केड्यूल है तो उसका थिकनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। ज़्यादा स्केड्यूल नंबर है तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, तो आप उसके बेसिस पे ID निकाल पाओगे। तो इसको बस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये दिस आर द इंडस्ट्रियल टर्म कि कौन से स्केड्यूल का पाइप है, ठीक है। अब स्केड्यूल ऑलवेज स्टील पाइप में डिफाइन होता है, P में ग्रेड आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। जो पॉलीथिलीन की पाइपलाइन होती है उसमें वहाँ पे ग्रेड आता है, ग्रेड 80, ग्रेड 100 ऐसे, ठीक है। बट ये सारे टर्म क्या इंडिकेट करते हैं, एक तरह से थिकनेस को इंडिकेट करते हैं। जबकि यहाँ पे आइदर डायरेक्ट आप थिकनेस इंडिकेशन होता है, डायरेक्ट थिकनेस के टर्म में बोलते हो, ठीक है, या फिर आप इसको बिंगम वायर गेज के टर्म में भी बोल सकते हो, बट दैट इज नॉट आवर इंटरेस्ट, ओके। सो ये बेसिक सा डिफरेंट था, पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि लोकेशन टू लोकेशन बहुत लंबा ट्रांसपोर्टेशन है, वो पाइप होती है, और ट्यूबिंग क्या होती है, ठीक है। ऐसे सिली क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसकी सरफेस नॉर्मली रफ रखते हैं, ये बहुत ही स्मूथ होती है।
आप इसको कोरोजन रेजिस्टेंस बना के अच्छा खासा बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जितना लंबा चलेगी उतना कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इसके अलावा उसको रिप्रेजेंट करने के थोड़े मोटे अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। एक को शेड्यूल में, एक को बिंघम वायर गेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। वो क्या इंडिकेट करते हैं, उसकी थिकनेस इंडिकेट करते हैं। इसको नॉमिनल डायामीटर और इसको आउटर डायामीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था अपना नॉर्मली क्या था, ये अपना पाइप और ट्यूबिंग का डिफरेंस। तो इसके बाद मैं आता हूँ आपको, इसके बाद द मेजर टाइप्स ऑफ वाल। ठीक है, टाइप्स ऑफ वाल यू नो ऑलरेडी, गेट वाल यू नो ग्लोब वाल यू नो, चेक वाल यू नो, नॉन रिटर्न वाल यू नो, बटरफ्लाई और नीडल वाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हाई फ्लो रेट के लिए गेट वाल का काम करते हैं। ठीक है, नीडल वाल और वो सब हाई फ्लो रेट पे आप गेट नहीं रख सकते, आप बटरफ्लाई की डिस्क जैसा कुछ रखोगे ताकि वो अच्छा खासा प्रेशर कंट्रोल कर सके। सो दो टर्मिनोलॉजी यू नो, हमें जब आया था तब मैंने आपको बोला था, या फिर यू कैन सर्च ऑन दी गूगल की वाल कैसा होता है। और हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वाल है वो है ग्लोब वाल, गेट वाल, बॉल वाल एंड दी चेक वाल। ओके, एंड चौक तो आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, सो नाउ आई वुड लाइक टू कम ऑन दी पंप। ठीक है, पंप में हमने अब तक कौन कौन से पंप के बारे में बेसिक ओवरव्यू लिया है। तो हमने पंप में अभी तक देखा है, हमने दो टाइप की आर्टिफिशियल लिफ्ट देखी है। वन इज दी ESP, सेकंड वन इज दी SRP। तो दोनों एक तरह से, एक सेंट्रीफ्यूगल ESP सेंट्रीफ्यूगल पंप था और SRP रेसिप्रोकेटिंग पंप था। ठीक है, सो पंप क्या होता है। ठीक है, तो पंप क्यों यूज़ करते हैं, तो आपको पता है ये नीचे हमने एक पानी की टंकी बना के रखी है ग्राउंड फ्लोर पे, और ये पानी ऊपर उठ नहीं रहा है, ये वाला पानी ऊपर जा नहीं रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पंप डाल दोगे, यहाँ पे क्या डाल दोगे, पंप डाल दोगे। और घर पे कौन सा पंप यूज़ होता है, ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ होता है। जो आपकी घर की मोटर होती है वो कुछ नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, फ्लूइड को एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, आपको पता है कि मैं अगर ये लाइन को रेफरेंस लाइन मान रहा हूँ, तो इसके पास यहाँ पे जो फ्लूइड है ये 0.1 है और ये वाला 0.2 है। तो 0.1 पे एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो यहाँ की एनर्जी के इक्वल हो जाए। ठीक है, नॉट प्रेशर है, ना उसके पास प्रेशर एनर्जी है, ना वेलोसिटी की एनर्जी है, ना हेड की एनर्जी है। ठीक है, तो इसीलिए हमने पंप से उसको एनर्जी दी। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, तो आइदर मान लो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, तो प्रेशर एनर्जी मुझे नहीं चाहिए, बट मुझे कुछ वेलोसिटी से फ्लूइड ऊपर भेजना है और कुछ हेड भी जनरेट करवाना है। तो ये पंप की एनर्जी, और इसमें फ्रिक्शन भी है तो फ्रिक्शन भी होगा। तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हेड एनर्जी में, यानी कि यही हेड है। ठीक है, या में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप कौन सी एनर्जी यहाँ पे लगाओगे, आप इसको इनपुट किसका दोगे, पंप को इनपुट मिलेगा कुछ डीजल या जो भी जिससे आपका पंप इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का आपको उसको इनपुट देना होगा, तो वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। तो आप मैकेनिकल एनर्जी को इसमें ट्रांसफर करते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द पंप। ठीक है, आपको पूछेगा तो भी ESP में आपको करवा ही दिया है, बट लेट्स सी, आपके टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक आपको अलग से भी दिया हुआ है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ पंप, दो तरह के पंप है। वन इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, एंड सेकंड वन इज द रोटरी पंप, और आई कैन से सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, मैं सेंट्रीफ्यूगल टर्म लिखता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये एक अलग सा ही टाइप है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसमें अप डाउन एक तरह से आप पिस्टन भी चालो। ठीक है, पहले इसके एग्जांपल देखो, जिसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक डायरेक्शन में वो हो रहा होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा इसका एग्जाम्पल, आप समझ गए होंगे। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है रोटरी पंप। रोटरी पंप यानी कि आपकी PCP। ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रेविटी पंप जो देखा था, जिसको मोनो पंप भी कहते हैं या फिर गियर पंप भी बोलते हैं। ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग पंप में आइदर पिस्टन वाला हमने देखा था, पिस्टन पंप, या फिर बोल सकते हो प्लंजर पंप। ठीक है, प्लंजर पंप भी हमने देखा है। दोनों एक ही चीज़ है, कोई उतना डिफरेंस है
नहीं। इसके अलावा भी इसमें होते हैं बट हमारे लिए वो काम के नहीं है। तो ये मेजोरिटी वाइज आपका डिस्टिंग्विशन है। सो यहाँ पे है रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिसमें हमने इसका प्रिंसिपल तो आपको पता है, ठीक है, ये कैसे वर्किंग करता है, दैट ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। ये मोनो पंप है, यानी कि आपकी पीसीपी है, दैट मीन ये भी आपको उतना पता है, ठीक है। सो हम क्या देखेंगे, वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके बारे में आपको बहुत कुछ नहीं पता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ नहीं पता है। बाकी ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता है, तो उसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन तो किसी भी पंप का कैलकुलेशन तो आपको पता है कैसे करना है, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन ही है। तो देखो, फर्स्ट चीज आपको बता दूं, देखो जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, अपना जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वहाँ पे हमने पहले ही बात की थी, जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो लेस प्रेशर एनर्जी क्रिएट करवाता है, ठीक है। वेट फॉर 2 मिनट, चार्जिंग प्लग लगाना पड़ेगा। सो अपना जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो प्रेशर एनर्जी कैसे कन्वर्ट करता है, उतनी अच्छी प्रेशर एनर्जी नहीं डेवलप कर पाता है। तो आप इसको मैकेनिकल एनर्जी जब प्रोवाइड कर रहे होगे, सो ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। तो ठीक है, सो आप क्या कर रहे होगे, इसको प्रेशर एनर्जी में दे रहे होगे, ठीक है। आप क्या कर रहे होगे, उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको आप प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होगे। सो ऑब्वियसली आपको पता है अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, दैट मीन्स दी ESP, वो आपका उतना अच्छा डेल्पी जनरेट नहीं कर पाता है, बट ये वॉल्यूम ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है वॉल्यूम ट्रांसफ़र करने की। जबकि हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो ज़्यादा डेल्पी क्रिएट कर सकता है। ये कौन सा डेल्पी है मैं आपको बोलूँ, हमने कुछ इस तरह से बोला कि ये एक टैंक है जिससे मुझे यहाँ पे टैंक में फ्लूइड को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड को ट्रांसफ़र करना है, ए से बी तक फ्लूइड को ट्रांसफ़र करना है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ प्रेशर एनर्जी होगी, यहाँ पे कुछ प्रेशर एनर्जी होगी। तो आपने पंप लगाया है, ठीक है, मान लो यहाँ पे इसके पास कोई प्रेशर एनर्जी नहीं थी, बट यहाँ पे मुझे इसको जब ये फ्लूइड डाले तो इसके पास एनर्जी होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ P2 जितनी प्रेशर एनर्जी होनी चाहिए, ताकि ये आगे भी ट्रांसफ़र कर सके। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन, ये जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी थी, ठीक है, ये पंप यहाँ पे एनर्जी नहीं है, तो मान लो पंप ने ये P2 जितनी एनर्जी दी ताकि ये यहाँ पे आया, तब उसके पास P2 जितनी एनर्जी हो, ठीक है, इक्वल एनर्जी कर दिया ताकि ये फ्लूइड यहाँ से लिफ्ट होके यहाँ तक जा सके। तो ये जो प्रेशर एनर्जी जनरेशन है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप कम करता है। दैट मीन्स आपका ये डेल पी होगा, प्रेशर की एनर्जी का जो सर्जन हो रहा है, ठीक है, वो कम कर पाएगा, ठीक है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप वो ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो ये एक इसका मेन, बट ये इसके पास कैपेसिटी उतनी नहीं होती, कम वॉल्यूम ट्रांसफ़र कर पाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेजर क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, आपको सिलेक्शन करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी ये दो पंप में, ठीक है। इसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप का, उसके बाद वी विल सी। ओके, तो नाउ फर्स्ट पंप इज योर सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, आपका फर्स्ट पंप है वो क्या है, आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो अच्छे से समझना, ताकि आपने ESP समझा है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। उतना कुछ है नहीं इस पंप में, बट फिर भी ओके। सो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमने बोला था कि एक इम्पेलर होता है,
यहाँ पे मान लो इस तरह से एक वाल लगा है, ये है आपका सक्शन वाल, ठीक है, ये है आपका सक्शन वाल जहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा होगा। हमने सक्शन प्रेशर भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद ये पंप में जाएगा सक्शन लाइन से, ठीक है, ये हो गई अपनी सक्शन लाइन, ये क्या हो गई अपनी सक्शन लाइन, ठीक है। इसके बाद ये एंटर करेगा जहाँ पे कुछ इस तरह से असेंबली होगी, ठीक है, कुछ इस तरह की असेंबली होगी। ओके, इसके इस तरह से असेंबली होगी और इसके इनसाइड एक फैन टाइप का, ठीक है, आपका जो घर का फैन होता है उसके टाइप का एक इम्पेलर होगा, ठीक है, इस तरह से आपका एक इम्पेलर होगा, ठीक है। तो ये था, और यहाँ पे आपका ये लाइन है, ये क्या है, डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है, ये क्या है आपकी डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है, ये क्या है आपकी डिस्चार्ज लाइन है। और इसके ऊपर क्या होगा, एक एनआरवी लगा रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, एनआरवी लगा रहेगा, और उसके ऊपर आपका डिस्चार्ज वाल होगा, ठीक है। मान लो ये है आपका डिस्चार्ज वाल, ठीक है, ये क्या है आपका डिस्चार्ज वाल। तो ये मेजर कंपोनेंट है, इसको क्या बोला, इम्पेलर बोला। और ये क्या है आपका डिफ्यूज़र, ठीक है, ये क्या है आपका डिफ्यूज़र, ठीक है। सो सो ये मेजोरिटी वाइज इतना है। तो आप लिखो इसमें इन सेंट्रीफ्यूगल पंप लिखते हैं और साथ में समझते हैं। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप पावर फ्रॉम आउटसाइड सोर्स इज अप्लाइड टू शाफ्ट, ओके। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप power from outside source is applied to shaft, impeller rotate within stationary casing, ठीक है, राइट डाउन, impeller rotate with स्टेशनरी केसिंग, ठीक है। ये जो डिफ्यूज़र लिखा है वो केसिंग है, ठीक है, एक तरह की सीट है जिसपे वो डिफ्यूज़र फिक्स होगा, इम्पेलर ये आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। इम्पेलर ब्लेड्स रिवॉल्विंग पोजीशन, ये जो इम्पेलर की ब्लेड है, ठीक है, इस तरह से इसमें ब्लेड होती है। तो ये इम्पेलर की ब्लेड जो है वो क्या करेगी, इम्पेलर ब्लेड्स रिवॉल्विंग पिस्टन रिवॉल्विंग पोजीशन रिड्यूस प्रेशर एट एज ऑफ द इम्पेलर, reduce pressure at eye of the impeller, sorry, I am repeating this sentence. Impeller blades revolving position reduce pressure at eye of the impeller. Due to this the liquid flows into impeller. Due to this liquid flows into impeller from the suction pipe. फ्रॉम दी सक्शन पाइप। क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि जब भी ये रोटेट करेगा, ठीक है, ये ऐसे डिज़ाइन हुआ है, ये ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि जब भी ये रोटेट करेगा, ये वाला फ्लूइड होगा, उसमें क्या होगा, प्रेशर जनरेशन होगा, यानी कि कुछ डेल पी जितना प्रेशर जनरेट होगा। वो क्या करेगा, इसको ये जब रोटेट कर रहा है तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये आई, इसकी आई है, ठीक है, दैट मीन्स ये सेंटर वाला पोर्शन है, वहाँ पे इतना प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब अप्लाई होता है, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो आप उसको बीच में क्या करोगे, प्रेशर डिफरेंस है। तो वाई दिस विल एंटर बिकॉज, ओके, सो आपका फ्लूइड एंटर हो जाएगा, ठीक है। देन राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, the liquid is thrown outward
द लिक्विड इज थ्रोन आउटवर्ड, आपका लिक्विड बाहर फेंका जाएगा बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन along the bed, along the blade as a result of high speed rotation, as a result of high speed rotation tends to high kinetic energy stored in the liquid, tends to हाई काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दी लिक्विड। ये क्या बोल रहा है कि अब ये घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड एंटर हो चुका है ऑब्वियसली, क्योंकि इसने प्रेशर ड्रॉप किया, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने रोटेट किया, इसके रोटेट होने से यहाँ पे कुछ वैक्यूम जनरेट हुई, तो यहाँ का प्रेशर हाई था, वो यहाँ पे चला गया, ठीक है, वहाँ पे चला गया, फिर अभी भी ये रोटेट कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड है, ठीक है। तो वो इस फ्लूइड को क्या करेगा, ये रोटेट कर रहा है, और ये डिफ्यूजर ऐसे डिजाइन होता है कि आपका फ्लूइड यहाँ चला जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके फ्लूइड को क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो ये जितना ज़्यादा रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, हमने निकाला था v²/2g होता है, ये इम्पेलर कितना हेड डेवलप कर सकता है इन टर्म्स ऑफ द मीटर, तो v²/2g जितना, ठीक है, हमने ये निकाला था ESP के केस में। तो एक स्टेज में कितना मीटर हाइट अचीव होगा, v²/2g जितना हाइट अचीव होता है, ऐसा हमने निकाला था। तो ये क्या करेगा, ये रोटेट कर रहा है, ऑब्वियसली ये रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, जितना ज़्यादा रोटेट कर रहा होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर जनरेटिंग काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर जनरेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, acquired kinetic energy is then converted into pressure energy, okay, acquired kinetic energy is then converted into pressure energy when it leaves the tube, okay, when it leaves the इन डिस्चार्ज लाइन, ठीक, ऐसा लिख लो, इन डिस्चार्ज लाइन, यानी कि अब ये काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन फिर से हो जाएगा प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। हमने क्या किया, ये फ्लूइड को इनसाइड लाए, सक्शन वैक्यूम क्रिएट करके इसको रोटेट करवाया, तो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, और ये जो काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड की, वो क्या करेगा, ये हेड को जनरेट करवाएगा, यानी कि कुछ डिस्टेंस पे फ्लूइड को ऊपर भेज देगा, ठीक है। प्रेशर एनर्जी या फिर आप बोलो पोटेंशियल एनर्जी, जो भी कन्वर्जन ही हो रहा है, ठीक है, बट यू शुड नो ये क्या करेगा, रोटेशन कर रहा है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इसने जनरेट कौन सी एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, और उसको फिर इसने किसमें कन्वर्ट करवा दिया, प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। सो ये था अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप और उसका प्रिंसिपल, ठीक है। आगे लिखो, अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लिखो, एक नोट करके लिखो इसमें, ओके। सो हमने देखा था इसमें GOR एप्लीकेबल नहीं होता ESP में, क्यों नहीं होता, तो वहाँ पे मैंने बोला था, तो लिखो कि यहाँ पे एक नोट करके लिख दो, ठीक है। Whenever vapor or gas present in suction line the pressure drop required to transport fluid from suction line to impeller increase which proportional to del rho of the fluid, hence cavitation is major problem in centrifugal
पंप। इतना लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैन एवर वेपर और गैस, आपका अगर ये वाली स्ट्रीम में मान के चलो, ये वाली स्ट्रीम में अगर वेपर या कुछ गैसियस कंपोनेंट आ जाते हैं तो आपको ये जो फ्लूइड यहाँ पे डालना है, ठीक है, जो पंप का इनलेट है, ठीक है, ये क्या है, पंप का इनलेट है। तो इनलेट पे जो सक्शन लाइन में से आपका इम्पेलर के आई पे जो प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक डेल पी क्रिएट हो रहा है, उसी की वजह से फ्लूइड एंटर हो रहा है, तो ये डेल पी की वैल्यू वेरी हाई हो जाएगी, ठीक है। उतना ज़्यादा डेल पी जनरेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल नेचर होता है, और जो डेल पी रिक्वायर्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल में बताया गया है, डेंसिटी डिफरेंस फ्लूइड की, यानी कि जितना हल्का फ्लूइड वहाँ पे एंटर हुआ होगा उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी हमें फ्लूइड को एंटर करवाने में। तो ऑब्वियसली क्या ध्यान में रखना है, यू शुड रिमेंबर कि यहाँ पे कोई भी वेपर और गैस फॉर्म ना हो, ठीक है, कोई भी वेपर और गैस क्रिएट ना हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैविटेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, कि अगर आपका वेपर क्या हो रहा है, वहाँ पे आ रहा है, तो राइट डाउन दी कैविटेशन क्या है। सो write down the vapor pressure of liquid at pumping temperature. The vapor pressure of liquid, the vapor pressure of liquid at pumping temperature sets the lower limit for the suction pressure. क्या बोला इसने कि जो आपका वेपर प्रेशर है एट इनलेट टेम्परेचर, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपका वेपर प्रेशर टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है। तो मान लो आपका इनलेट टेम्परेचर फिक्स है, तो वहाँ पे जो आपका वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा, आपके सक्शन प्रेशर की, ठीक है, सक्शन प्रेशर यानी कि आपका फ्लूइड यहाँ से जब एंटर हो रहा है तो उसके पास कुछ अपनी एनर्जी होगी ऑलरेडी, वो एनर्जी को डिफाइन करेगा, ऐसा ये फर्स्ट लाइन बोल रहा है, ठीक है। वो कैसे डिफाइन करेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। एयर शुड बी केयर शुड बी टेकन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपको क्या रखनी है, केयर रखनी है, केयर शुड बी टेकन सो दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट, केयर शुड बी टेकन इन सक्शन लाइन सो दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट डज नॉट fall below the vapor pressure of the liquid to be pumped. Care should be taken so that pressure at any point does not fall below vapor pressure of the liquid टू बी पंप, यानी कि जो आप लिक्विड पंप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे से जो भी लिक्विड आप एंटर करवा रहे हैं, ये कुछ इस तरह से बोल रहा है, ये कुछ इस तरह से बोल रहा है कि आपका उसका अपना प्रेशर, ठीक है, सक्शन पे जो प्रेशर इसको मिल रहा होगा, ठीक है, जो भी फ्लूइड है उसको सक्शन पे प्रेशर नहीं, मैं बोल रहा हूँ एनर्जी मिल रही होगी, इधर हेड के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, या उसके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल एनर्जी होगी, ठीक है। तो वो सक्शन प्रेशर आपको क्या करना है, उस फ्लूइड के वेपर प्रेशर से क्या रखना है, उस फ्लूइड के वेपर प्रेशर से ज़्यादा रखना है। ऐसा रखने पे क्या फ़ायदा होगा, ऐसा रखने पे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो लिक्विड है, ठीक है, आपका जो लिक्विड है ना उसमें से कोई वेपर बन पाएगी, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ना आपके प्रेशर में से कोई वेपर बन पाएगी, ना कोई लिक्विड का लिक्विड ही वहाँ पे रहेगा, कोई वेपर जनरेट नहीं होगी या कोई एयर या ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब आपका वेपर प्रेशर आपके सक्शन प्रेशर से ज़्यादा, आपका सक्शन प्रेशर वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपके लिक्विड में से गैस की वेपर नहीं बन पाएगी, दैट मीन्स आपका फ्लूइड इजीली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है। राइट डाउन नेट, अगर if the pressure in the suction line, if the pressure in the suction line fall below the vapor pressure, अगर आपका प्रेशर बाय चांस वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, सक्शन का जो प्रेशर है वो ही, डिस्चार्ज की अभी बात नहीं की, सक्शन पे जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से बिलो आ जाता है, देन सम लिक्विड फ्लेस इनटू वेपर, ओके, देन सम लिक्विड फ्लेस इनटू वेपर, or if liquid contain gases, or if liquid contain gases,
they may come out from liquid, ठीक है। If liquid contain gases, they may come out from liquid, resulting डैमेज इम्पेलर। ओके, ये किस में टेंस करेगा? आपके इम्पेलर को डैमेज कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है, तो इम्पेलर ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है, तो वो उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। एंड दिस फिनोमिना नोन एज द कैविटेशन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? कैविटेशन के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ठीक है। आप अब क्या करोगे? आपका सक्शन एनर्जी होगा, उसको ऑलवेज क्या करोगे? उसके वेपर प्रेशर से ज़्यादा आप रख लोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सक्शन एनर्जी क्या होगा। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल केस लेता हूँ, सारी एनर्जी अवेलेबल लेके चलता हूँ। तो मान लो ये वाला एक अपना टैंक है या रिजर्वायर है, और यहाँ पे मुझे फ्लूइड डिलीवर करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे फ्लूइड डिलीवर करना है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई है ऑलरेडी P1 जितना, ठीक है। दैट मीन्स आप अपना ही केस सोचो, अपना रिजर्वायर था, अपना इस तरह से था, तो ये P1 है वो बॉटम होल है, ऐसा आप सोच सकते हो। और यहाँ पे आपका रिजर्वायर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे P बॉटम होल अवेलेबल है, ठीक है। ऑलरेडी फ्लूइड के पास कुछ एनर्जी है, और मैंने पंप यहाँ पे लगाया था, तो ऑब्वियसली आपको इसके सक्शन पे एनर्जी काउंट करनी है, ठीक है। ये वाली मैं रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, तो इसके सक्शन पे एनर्जी काउंट करनी थी। तो प्रेशर के तौर पे कितनी एनर्जी हमने लिखी थी? P बॉटम होल माइनस ये वाला जेड की एनर्जी, रोजी जेड जितना सब्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। ये क्या था? सक्शन पे उसको मिलने वाली, ठीक है। बट अभी मैं टैंक ले रहा हूँ, ये बॉटम फ्लोर पे टैंक है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ P1 जितना प्रेशर अप्लाइड है, ठीक है। और ये वाले फ्लूइड के पास अपनी V1 जितनी वेलोसिटी ऑलरेडी अवेलेबल है जब ये पाइप में एंटर कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये P1 अप्लाइड है, तो ये V1 भी वहाँ पे है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इसके पास कुछ, ये मान के चलो, ये वाला यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है। आप कौन सा पॉइंट ले रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट विद दिस, ओके। आप मैं पाइप का पॉइंट काउंट कर रहा हूँ। मैं कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ? पाइप का पॉइंट है। मैं मान के चल रहा हूँ वो V1 जितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हो ही, बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और मान लो यहाँ पे मेरा पंप है, यहाँ पे मेरा पंप है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये वाली लाइन थी जो रेफरेंस लाइन, मैंने पंप जहाँ पे पंप था उसी को मैंने रेफरेंस लाइन उसमें माना था। तो ऑब्वियसली ये फ्लूइड यहाँ तक अपने आप उठ रहा होगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ Z1, ठीक है। इसको मैं मान रहा हूँ Z1, ठीक है। ये पंप है, ठीक है। और ये यहाँ पे आके ये पंप को कुछ अपनी एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। पंप को कुछ अपनी एनर्जी देनी पड़ रही है, और ये यहाँ पे इसको डिलीवर कर रहा है। और मैं ये भी मान के चलता हूँ यहाँ से भी मुझे आगे फ्लूइड को डिलीवर करना है, यहाँ से मुझे फ्लूइड को और आगे डिलीवर करना है, जैसे मुझे यहाँ से आगे डिलीवर करना था, ठीक है। तो मान के चलो ये फ्लूइड जब यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। अब मैं ये वाला पाइप का पॉइंट काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कौन सा पॉइंट काउंट कर रहा हूँ? पाइप का। तो पाइप में से जब फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास वेलोसिटी होगी, वो होगी V2 जितनी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ हर बार? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर ये आप ऐसा काउंट कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ ऐसा काउंट कर रहे हो कि ये इसमें फ्लूइड डिलीवर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड इसने भेज दिया, तो अगर मैं ये रिजर्वायर का पॉइंट काउंट करूँगा, तो ऑब्वियसली उसके पास अब कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ऊपर इसने पानी पहुँचा दिया, अब ये पानी स्टैटिक हो चुका है, दैट मीन्स अब उसके पास वेलोसिटी नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं ये पाइप का पॉइंट काउंट करूँगा, ये पाइप का पॉइंट काउंट करूँगा, तो ऑब्वियसली पाइप का पॉइंट काउंट करूँगा, तो उसके पास V जितनी वेलोसिटी होगी। जब तक आपको फिगर ड्रॉ करके ना दी हो और आपको ये फ्री सरफेस वाला पॉइंट बोला ना गया हो, तब तक ऑब्वियसली आप पाइप वाला पॉइंट ही काउंट करोगे, ठीक है। पाइप वाला पॉइंट ही काउंट करोगे। जबकि यहाँ पे इनलेट होगा, यहाँ पे फ्लूइड मुझे ऐसे भेजना है, इनलेट होगा, वहाँ पे अभी मैंने पाइप का पॉइंट लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इसको मैंने P1 जितना प्रेशराइज करके रखा है। बट यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करते हो, अगर ये पानी स्टेटिक होता है ऑलरेडी, तो आप रिजर्वायर का पॉइंट काउंट करते, पाइप का नहीं। क्योंकि ये स्टेटिक फ्लूइड था, वहाँ पे उसके पास ऑलरेडी बहता हुआ चला नहीं आ रहा था, वो अपनी जगह पे स्थिर बना हुआ था। तो आप यहाँ पे वेलोसिटी 0 लिख सकते हो। बट मैंने क्या बोला
कि ऑलरेडी ये P1 जितना प्रेशर मैंने अप्लाइड किया है और मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ पाइप का, तो उसके पास V1 जितनी वेलोसिटी है, क्योंकि मुझे ओवरऑल के हिसाब से डिस्कस करना है, ठीक है, ओवरऑल के हिसाब से डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे पानी स्टेटिक हो चुका होगा और आपको बोला गया है एग्जाम में कि आपको ये रिजर्वायर का पॉइंट ही लेना है, तो यहाँ की वेलोसिटी 0 कर देना, ठीक है। क्यों 0 करना होगा? क्योंकि अब उसके पास वेलोसिटी नहीं है, जब तक ये पाइप में था तब तक उसके पास वेलोसिटी थी, ठीक है। सो मान के चलो ये कुछ इस तरह से है और मुझे आगे भी फ्लूइड को ट्रांसफ़र करना है, ये इस तरह से कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट मैं काउंट कर रहा हूँ जहाँ पे इसके पास V2 जितनी वेलोसिटी है और P2 जितना प्रेशर है। ये प्रेशर कहाँ से आया होगा? पंप ने दिया है, तो यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है प्रेशर और वेलोसिटी भी यहाँ के आके ख़त्म हो रही है, बट यहाँ पे उसके पास V2 भी है और मान के चलो कुछ प्रेशर के टर्म में भी एनर्जी है। दैट मीन्स ये यहाँ पे P1 दिया था प्लस पंप ने दिया था, वो प्रेशर के टर्म में भी इसके पास एनर्जी है। दैट मीन्स ये एनर्जी कुछ इस तरह से है और मान के चलो ये है अपना Z2, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिस्टम है, आप इसको अपने रिजर्वायर से भी रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, देखो एक चीज़ थंब रूल की तरह लिख लो अगर लिखनी है तो, जब कभी भी पंप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो रेफरेंस लाइन जहाँ पे पंप है उसको ही मानना, ठीक है। इजीली आपको ये इजी पड़े इसीलिए बोल रहा हूँ, आप इसको भी रेफरेंस लाइन मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, बट इजी पड़े आपको उसके लिए बोल रहा हूँ कि पंप का क्वेश्चन गिवन है उस टाइम पे आप क्या करना, पंप वाले पॉइंट को ही अपनी रेफरेंस लाइन बोल देना, ठीक है। पंप वाले पॉइंट को ही अपनी रेफरेंस लाइन बोल देना। तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन क्या होगी, ये वाला पंप है तो ये वाली लाइन मेरी रेफरेंस लाइन बन गई, ठीक है। ये वाली क्या बन गई, मेरी रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब लिखो, अब पंप को मैंने ओवरऑल बर्नौली इक्वेशन आपसे क्या बताया था, ओवरऑल पॉइंट 1 पे जो भी एनर्जी हो, ठीक है, दैट मीन्स ये वाले पॉइंट से जो भी एनर्जी हो उसमें आपको क्या ऐड करनी होगी, पंप की। क्यों? क्योंकि वो हमें हेल्प कर रही है पॉइंट 1 पे दूसरी जगह फ्लूइड भेजने के लिए, इज इक्वल टू पॉइंट 2 पे एनर्जी। एनर्जी का विनाश पॉसिबल नहीं है तो पॉइंट 2 पे ये जा रहा है, तो जो भी एनर्जी हुई होगी, और यहाँ पे फ्रिक्शन की ऐड करनी थी, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ वो भी आपको पता चलेगा। तो इसके पास ऑलरेडी P1 जितना प्रेशर है तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे यहाँ पे, P1 डिवाइडेड बाय ρg। मैं मीटर में ही चलूँगा, मुझे वही अच्छा लगता है, प्लस अब रेफरेंस लाइन कौन सी है, ये वाली रेफरेंस लाइन है, ठीक है। ये वाली क्या है, रेफरेंस लाइन है। सो आप देखो ये यहाँ पे P1 जितना प्रेशर अप्लाइड है और ये वाली रेफरेंस लाइन है, ये वाली जो है आपकी रेफरेंस लाइन है। और आप अब Z का टर्म लिखना चाहते हो तो Z कहाँ पे है, रेफरेंस लाइन के बिलो पे है। दैट मीन्स मुझे क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। दैट मीन्स प्लस और ये मैं लूँगा माइनस Z, क्योंकि हमने ऊपर वाला प्लस Z लिखा तो बिलो वाला माइनस Z होगा, ठीक है। तो माइनस Z प्लस इसके पास अपनी वेलोसिटी भी है, मान के चलो यहाँ पे आ रहा है रेफरेंस लाइन पे, तो ये रेफरेंस लाइन है ये वाली, ठीक है। ये वाली क्या है, रेफरेंस लाइन है। तो रेफरेंस लाइन केवल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही मोस्टली सूटेबल है, तो Z1 के लिए ही रेफरेंस लाइन का यूज़ है। बाकी हम प्रेशर एनर्जी कौन से पॉइंट पे लिख रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे हम एनर्जी लिख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ये वाली रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो ये माइनस Z आ गया। अब ये वाले पॉइंट पे इसके पास कितनी वेलोसिटी है, V1²/2g, ठीक है, ये हो गया। प्लस अभी आपके पंप ने भी कुछ प्रेशर जनरेट किया है, मान के चलो पंप की इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी ईटा है और पंप ने कुछ अभी जनरेट किया है, तो ये अभी है मीटर में, ऑब्वियसली मीटर में होगा और एनर्जी का नष्ट नहीं हो रहा। तो पॉइंट 2 पे ये जब पहुंच रहा है तो उसके पास P2 जितनी वेलोसिटी है, V2 जितनी वेलोसिटी है, ठीक है। V2 जितनी वेलोसिटी है, P2 जितना प्रेशर है, तो ये हो जाएगा P2/ρg। ये वाला पॉइंट काउंट कर रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट रेफरेंस लाइन के कितना ऊपर है, Z2 जितना ऊपर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा प्लस Z2 प्लस वेलोसिटी है उसके पास V2²/2g जितनी, प्लस फ्रिक्शन में भी लॉस्ट हुआ होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन पूरी पाइप में लग रहा होगा, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, HF, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। तो देखो हमारे पंप को कितना जनरेट करना पड़ रहा है, तो ये वाला जो टर्मिनोलॉजी है, ये वाला जो टर्मिनोलॉजी है, इसे कहते हैं सक्शन हेड, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल था। पंप का क्या होगा, ये सक्शन हेड होगा और इस साइड जो एनर्जी लिखी है वो डिस्चार्ज हेड होगा, डिस्चार्ज हेड होगा।
देखो जब भी सक्शन हेड लिखो, डिस्चार्ज हेड लिखो, दैट मीन्स आपने रेफरेंस लाइन पंप को माना है, ठीक है। ये एक बात फिक्स है, ठीक है। आपको क्या मान के चलना है, रेफरेंस लाइन आपके पंप को माना है, तभी आप सक्शन हेड डिस्चार्ज हेड डिफाइन करोगे। किसी और लाइन को माना है तो नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपने ये वाली लाइन को रेफरेंस लाइन माना है, बट आपका पंप तो यहाँ पे ऑलरेडी जेड जितने डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं उतनी अच्छी कह पाओगे। तो आपको यही एक चीज़ ध्यान में रखनी है, पिक बने तब तक पंप को ही लाइन मानो। तो हमने क्या बोला, ये जो सक्शन है, ठीक है। अब जो वेपर वाला प्रॉब्लम आ रहा था वो कहाँ पे आ रहा था, आपके सक्शन पे आ रहा था, ठीक है। कहाँ पे आ रहा था, आपके सक्शन पे आ रहा था। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कितना सक्शन प्रेशर अवेलेबल है या कितनी सक्शन एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है। सक्शन प्रेशर बोलूँ या सक्शन एनर्जी बोलते हैं। सक्शन एनर्जी कितनी अवेलेबल है इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई रो जी। अब देखो ये माइनस जेड का क्या सीन है, पंप हमारा ऊपर था तब माइनस जेड होगा प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। इतनी सक्शन एनर्जी अवेलेबल है। और मैंने क्या बोला, इसको आपको किससे अबो रखना है, वेपर प्रेशर से अबो रखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा तो कोई वेपर फॉर्म नहीं होगी, तो आपका इम्पेलर डैमेज नहीं होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, P1 बाई रो जी माइनस जेड, ठीक है, प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। अब देखो ये सारे मीटर में है, तो ऑब्वियसली आपको इसमें भी मीटर ऐड करना होगा। तो PV बाई रो जी लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंपल यूनिट कन्वर्ट कर दिया, PV बाई रो जी शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। शुड मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ऐसा होगा, यस। और ये वाली क्वांटिटी को मैं बोलूँगा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। इसे कहते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। क्या कहते हैं इसको, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसे कहते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। और आई कैन से इतना क्या है, रिक्वायर्ड है, इतना सक्शन हेड हमें रिक्वायर्ड है, ओके। इतना सक्शन हेड हमें देना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, ये रिक्वायर्ड सक्शन हेड है। आपको इतना सक्शन पे प्रेशर आपका इतना होना ही चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आप देखो, अब देखो हमने रेफरेंस लाइन इसको माना हुआ है, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ ये भी तो फ्रिक्शन ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो फ्रिक्शन ड्रॉप हो रहा है, दैट मीन्स आप ओनली किसकी बात कर रहे हो, सक्शन तक की ही बात कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ तक की बात कर रही हो, तो मैं दोनों को डिफरेंटली लिखता हूँ कुछ इस तरह से, HF1 प्लस HF2, तो ये हो जाएगा आपका HF2 प्लस HF1। अब इतना ओनली सक्शन लाइन में अवेलेबल है, वो भी आपको काउंट करना होगा। ऑब्वियसली आपका ये काउंट होगा, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे भी तो फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन पूरी पाइप में, हमने यहाँ पे इक्वेशन तो सही है, ठीक है, बट जब भी आप NPSH लिखो तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन का भी काउंट लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों सब्सट्रैक्ट होगा, वो एनर्जी तो लॉस्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होता, ठीक है, 0.2 पे ये वाली एनर्जी कम वैल्यू देती थी, तो उसमें आपको फ्रिक्शन ऐड करना होता था। तो ये इस साइड आएगा, यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन का आपको क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, आपको फ्रिक्शन का सब्सट्रैक्शन लगाना होगा। मैं लग रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और ये मीटर में ही है, और यहाँ पे वेपर का टर्म आ गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं, आपको ये वाली कंडीशन रखनी है, दैट मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसको मैंने क्या बोला, अपना रिक्वायर्ड सक्शन है, ठीक है। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, तो मान के चलो आपका जो अवेलेबल सक्शन हेड है, ठीक है, अवेलेबल सक्शन हेड है, जो भी आपका सक्शन हेड अवेलेबल है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड सक्शन हेड। क्या होगा, रिक्वायर्ड सक्शन हेड। ये चीज़ याद रखना, ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट मीन्स आपको इतना तो देना ही है, ठीक है। आपका नेट पॉजिटिव सक्शन है, ठीक है। अब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की कहानी कुछ ऐसी, आपने जिस कंपनी से बाय किया है, ठीक है, मान लो आपने X कंपनी से पंप बाय किया है, वो आपको बता देगा कि आपको इसके लिए NPSH की वैल्यू
मान लो x psi या x मीटर से ज़्यादा रखनी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप पंप को ऐसे सेट करोगे कि आप ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो ये वैल्यू कैलकुलेशन से निकल रही है वो ये वाली वैल्यू से ज़्यादा है। दैट मीन्स आपका जो अवेलेबल सक्शन हेड है अभी के लिए वो क्या है, आपके रिक्वायर्ड सक्शन हेड से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने जब आपके पास ऑलरेडी ये रिक्वायर्ड सक्शन हेड नहीं है, मान लो आपने कैलकुलेट किया, आपने अपनी सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया और आपने ये कैलकुलेट किया, मान लो ये है आपका 1000 PSI, ठीक है, प्रेशर के यूनिट में बात कर रहा हूँ, 1000 PSI आपकी NPSH की वैल्यू निकल के आई, तो ये आपके लिए अभी अवेलेबल है, ठीक है। आपने जिससे पंप बाय किया है उसने ऑलरेडी एक रिक्वायर्ड वैल्यू दी होगी, मान लो ये है 500 PSI, देन यू कैन यूज दिस, ओके, तो आप अपनी सिस्टम को चला पाओगे, ठीक है। बट मान के चलो जो आपको वैल्यू कैलकुलेट होके मिली थी, ठीक है, आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू मिली थी, ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यू उसने बोला था 2000 और आपने कैलकुलेट किया तब ये निकल के आया 1000 PSI, ठीक है, आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया और आपका निकल के आया 1000 PSI, बट रिक्वायर्ड उसने बोला था आपको 2000 देना होगा, ठीक है, कितना 2000 देना होगा, तो ऑब्वियसली अब आप पंप नहीं चला पाओगे, तो अवेलेबल सक्शन हेड मस्ट बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड सक्शन हेड, ठीक है, क्या होगा, रिक्वायर्ड सक्शन हेड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लो आपकी ये वैल्यू 1000 है, ठीक है, तो कोई मुझे बता सकेगा कि ये वैल्यू मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? सोचो, आपके सामने ही आंसर है, ठीक है, आपके सामने ही आंसर है, आप क्या बढ़ाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मान लो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, ठीक है, आपने फ्रिक्शन का टर्म काउंट नहीं किया, तो अब तो बताओ, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, मान लो आपने ये वाली टर्म कैलकुलेट की, ये आपका 1000 आया, आपको रिक्वायरमेंट है 2000 की, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ये जेड देखो यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स ये वैल्यू जितनी जेड की वैल्यू क्या कर रही है, इसमें सब्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, उसी की वजह से आपका NPSH कम आ रहा है। आपको z पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, आपको z की जगह प्लस z लिखना है, दैट मीन्स आपको ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, तो आप यहाँ पे सोच के बताओ ऐसा कब होगा। सिंपल सा आंसर है, आप क्या करो, अपने पंप को क्या करोगे, आप अपने पंप को ये रिजर्वायर के यहाँ पे ले लोगे, आप क्या करोगे, पंप को यहाँ पे ले लोगे, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू कितनी है, Z जितनी, ठीक है, ये कितनी है, Z1 जितनी, और अब आपने ये पंप को रेफरेंस लाइन माना, ठीक है, आपने पंप को रेफरेंस लाइन माना। अब आपका रिजर्वायर कहाँ पे, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, अब आपके पंप के अबो है, तो ये Z1 क्या होगा, अब आपकी ये रेफरेंस लाइन होगी, पंप वाली लाइन ही रेफरेंस लाइन होगी, और ये Z1 क्या होगा, ऐड होगा, बाकी सब टर्मिनोलॉजी क्या होगी, सेम होगी, तो प्लस यहाँ पे Z1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस Z1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू तो उतनी है, तो ये 1000 ना मिलते हुए 2000 मिलेगा, और फिर आप पंप को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके पास नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कम अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, अपने रिजर्वायर को पंप से अबो रखोगे, ठीक है। तो ये कहानी थी NPSH की। NPSH में ध्यान रखना, बर्नौलीज इक्वेशन से आपको पहले क्या निकालना है, सक्शन हेड निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये पंप का प्रेशर जितना जनरेट करना है वो वाली वैल्यू ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये इंडिकेशन क्या दे रहा है, पंप को कितना प्रेशर जनरेट करना है वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप पंप को कितना जनरेट करना होगा, पंप को कितना पावर जनरेट करना होगा, तो हमारा पंप का रेटिंग क्या होगा, ठीक है, जब उसकी इफिशियंसी क्या है, ईटा है, तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालने को बोला है, ये WP की वैल्यू निकालने को बोला है, इसको इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये वैल्यू हम इक्वेशन में लेंगे, तो ये कितनी होगी, ये इतनी होगी P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z2, ठीक है। अभी मैं पुराना वाला ही केस ले रहा हूँ, ठीक है, पुराना वाला ही केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मान के चलो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे कैसा था, ये ऐसा ही था, ठीक है, ऐसा ही था, चलो ओके। ये पंप का लाइन ये वाला है, ठीक है, मान लो ये पंप का लाइन है, ये Z1 है और ये Z2 है, ठीक है, थोड़ा फिगर रफ हो गया बट चल जाएगा। ओके, ये पंप है आपका कुछ इस तरह से, ठीक है, चलो अब ठीक है।
तो वही केस लेते हैं, दैट मीन्स अभी भी आपका ये जेड क्या है, माइनस जेड ही है, ठीक है, माइनस जेड ही है, यहाँ पे भी माइनस कर लेता हूँ। सो नाउ ये क्या होगा, आपका डिस्चार्ज प्रेशर होगा, प्लस हो जाएगा HF1 प्लस HF2, यहाँ पे ही अब गिन सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, मैंने दोनों फ्रिक्शन इक्वल नहीं लिए हैं, ठीक है, मैंने इस तरह से बोला भाई मान लो ये हो जाएगा आपका डिस्चार्ज प्रेशर, ठीक है, माइनस उसके पास ऑलरेडी जो एनर्जी अवेलेबल है वो कितनी है, P1 बाई रो जी माइनस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है, और इसमें लॉस्ट हो रहा है HF1 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सक्शन प्रेशर। ये दोनों के डिफरेंस जितना हमारे पंप को कितना जनरेट करना है, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो क्या लिखा है, ये कुछ नहीं लिखा है, आगे भी एक क्वेश्चन देखा था, डिस्चार्ज प्रेशर माइनस सक्शन प्रेशर, ठीक है, क्या हो, डिस्चार्ज प्रेशर माइनस सक्शन प्रेशर, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। बट ये यूनिट कौन सा है, अभी मीटर है, तो आपको मान लो ये चाहिए जूल में चाहिए या जूल पर सेकंड में चाहिए, पावर के यूनिट में चाहिए, तो आप इसको पहले किस में ले जाओगे, जूल पर केजी में ले जाओगे, ठीक है, तो क्या करोगे, जूल पर केजी में वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, चलो ये हो जाएगा, जी से क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, देखो कितना काम आता है, जूल पर केजी में वैल्यू बड़ी होती है, जी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, N इंटू WP, अब ये है जूल पर केजी, ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, आपको ये केजी को हटाना है, तो आप इसको क्या करो, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कुछ इस तरह से कर दो, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर है, ये भी मीटर है, मैं H लेता हूँ, ठीक है, तो आप इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब आपका WP निकल के आएगा, वो किस में आएगा, जूल पर सेकंड में आएगा, ठीक है, ये आएगा अब आपका जूल पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका पावर, ठीक है, ये हो जाएगा जूल पर सेकंड में। आपको जो पंप का इनपुट होगा, ठीक है, ये पंप का इनपुट होगा, ये आपका पंप का आउटपुट है, उतना तो समझ लोगे, ठीक है। सो ये कहानी थी अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप की, या रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है यहाँ पे, तो भी कैलकुलेशन तो, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का डेल पी जो होता है वो आपको पहले से नोन होता है, क्योंकि उसमें फिक्स वॉल्यूम एंटर होता है, फिक्स वॉल्यूम डिस्चार्ज होता है। तो ये था अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, ये था अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप। आपको ये एनपीएस अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। वेपर प्रेशर से वैल्यू ज़्यादा रखनी है, ठीक है, तो ये एनपीएसएच का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन दी रिजर्वायर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पंप, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है कि आपका रिजर्वायर बिलो है आपके पंप के, ठीक है, आपका रिजर्वायर क्या है, बिलो है, दैट मीन्स माइनस जेड किया, ठीक है। ये वाली टर्म कुछ नहीं है, ये हमने आगे भी देखा था, पी बॉटम होल माइनस रोजी जेड किया ही था, वहाँ पे वही है, बट वहाँ पे हमने काउंट किया था कि ये जो V1 है वही क्या है, V1 है, वही V2 है, कोई वेलोसिटी में उसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू मैंने 0 ले ली थी, ठीक है, और वहाँ पे कोई उतने पाइप में फ्रिक्शन भी काउंट नहीं किया था, तो ये इतना सक्शन हेड वहाँ पे इतना ही मिलता था, ठीक है। बट ये ओवरऑल फॉर्मूला है, तो ये मैंने ओवरऑल लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, आप सक्शन हेड इससे निकालोगे और आप देखोगे कि जो रिक्वायर्ड सक्शन हेड है, ठीक है, रिक्वायर्ड जो आपको गिवन है उससे ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये वाला जो कैलकुलेट किया वो बड़ी वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पंप के कैरेक्टराइजेशन कर्व की, ठीक है, और आगे भी आपको बताया हुआ है और यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आगे भी आपको बताया हुआ है। यहाँ पे अब देखो, इसमें पंप का जो कर्व होता है वो क्या होता है, तो आपका जो पंप होता है उसमें जैसे जैसे आपका फ्लो रेट बढ़ता है तो उससे हेड पे क्या इफेक्ट आता है, दैट वी विल सी, ओके। आपका फ्लो रेट बढ़ने से हेड पे क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। तो देखो, पहले तो माइंड में ये कर्व बिठा लो, ठीक है, ये पहले माइंड में एक तरह से ये कर्व बिठा लो, तो समझना और भी मज़ा आएगा, ठीक है, समझने को
ठीक है। ये वाला कर्व है वो इफिशियंसी का कर्व है, ये वाला कर्व है वो हेड का कर्व है, ठीक है। और ये वाला है वो आउटपुट पावर है, जो आउटपुट पावर पंप ने दिया होगा, और ये वाला है वो इनपुट पावर है, ठीक है। आपको ये ये ड्रॉ करना पड़ सकता है इंटरव्यू में कई बार, तो उसी की वजह से आपको बोल रहा हूँ, पहले तो कर्व माइंड में बिठा लो, ठीक है, फिर समझते हैं ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे रिलेशनशिप है अपना हेड वर्सेस कैपेसिटी, ठीक है। ये फ्लो रेट है, फ्लो रेट यानी कि कैपेसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यू कैन सी जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, देखो कर्व में देख के ही बताना, ये कैपेसिटी बढ़ रही है, आपका हेड कम हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है क्यों आपका, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है तो उसके सामने हेड आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपको पता है ये कैसे टाइम पे यूज़ होता है, डेल पी लो जनरेट कर पाता है बट वॉल्यूम ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाता है, तो जैसे जैसे आपका क्यू बढ़ रहा है वो हेड कम जनरेट करवा पा रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि मान लो ये ट्यूबिंग का डायामीटर फिक्स है, ये क्या है अपनी ट्यूबिंग की डायामीटर एक फिक्स है, इस तरह से बोल रहा है। और दूसरे केसेस में भी डायामीटर उतना ही है। यहाँ पे मान लो Q1 जितना वॉल्यूम एंटर हो रहा है, यहाँ पे Q2 जितना वॉल्यूम एंटर हो रहा है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि Q2 ग्रेटर देन Q1 है, ठीक है। यहाँ पे जो Q2 आ रहा है वो बड़ा है, ठीक है। दोनों में एरिया तो सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे जो V2 है, ठीक है, यहाँ पे मेरा पंप है, यहाँ पे भी मेरा पंप है, इनलेट पे जो कुछ इसको हेल्प मिल रही है, सक्शन हेड भी दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है। सक्शन हेड भी दोनों में सेम है, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो डायामीटर सेम है, डायामीटर दोनों केसेस में सेम है, Q2 ग्रेटर देन Q1 है, दैट मीन्स V2 ग्रेटर देन V1 है, क्योंकि डायामीटर दोनों में सेम है, ठीक है। दोनों के डायामीटर मैंने सेम लिए हैं। अब आपको हेड जनरेट करना है, आपको हेड जनरेट करना है, तो आपको पता है, ठीक है, आपको पता है पंप को कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। पंप को एनर्जी जो देनी पड़ रही है वो किसके इक्वल है, तो वो V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस P2 स्क्वायर बाई ρg प्लस ये सक्शन वाला टर्म माइनस यहाँ पे सक्शन है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो हर एक केसेस में क्या है, ये सक्शन हेड क्या है, हर केसेस में सेम है, ठीक है। दोनों केसेस में मैंने क्या लिया, सेम लिया। ये मैंने डिस्चार्ज हेड माइनस सक्शन हेड लिखा है। तो अब आपको ज़्यादा वेलोसिटी जनरेट करनी है, ठीक है। आपको ज़्यादा वेलोसिटी जनरेट करनी है तो वहाँ पे पंप की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बट मान लो दोनों केसेस में पंप को जो हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, वो भी सेम है, ठीक है। पंप को जो एनर्जी दे रहे हैं वो भी सेम है, दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपली कि यहाँ पे ये वाला जो खर्चा होता था जेड कम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज़्यादा है। ओवरऑल एनर्जी तो आपने दोनों केसेस में कांस्टेंट लगाई है, क्यों, V2 ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता है एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी आपने दोनों केसेस में इक्वल यूज़ की है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आपका कॉम्प्रोमाइज़ किस में होगा, जेड में होगा, दैट मीन्स हायर दी फ्लो रेट कम हेड, ठीक है। आप फॉर्मूले से भी ऐसा अनुमान कर सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी जिस केसेस में कम है वहाँ पे आपका हेड ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लो रेट डिफरेंस है, फ्लो रेट में डायामीटर सेम है तो वेलोसिटी डिफरेंस है, तो यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी जनरेट करनी है तो हेड कम जनरेट होगा, इसमें कम वेलोसिटी जनरेट करनी है तो हेड ज़्यादा होगा। तो ये फर्स्ट रिलेशनशिप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, अपने खुद से सोचने पे ज़्यादा क्लियर होगा, मेरे बताने से अच्छा है, ठीक है। एनर्जी हम दोनों में सेम इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, तभी की बात है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेम इनपुट पे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इनपुट भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़, जब आपको कोई वेलोसिटी के टर्म में एनर्जी ही नहीं देनी है, ठीक है, दैट मीन्स V2 जीरो है, ठीक है। अपना जो इक्वेशन है, मान लो ये वाली वैल्यू जीरो है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जीरो है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, ऐसा मान के चलो। सब केसेस में इक्वल इनपुट दे रहे हैं। एक केसेस ऐसा है जिसमें ये वाला टर्म मैक्सिमाइज है तो ये वाला टर्म मिनिमाइज होगा, बट ये वाला टर्म अगर जीरो है वेलोसिटी वाला, तो उस केसेस में ये कांस्टेंट रखने के लिए Z2 ज़्यादा बन जाएगा। तो ऑब्वियसली जब आपका फ्लो रेट जीरो होगा तब आपको मैक्सिमम, ठीक है, ये डिस्चार्ज का फ्लो रेट की बात कर रहा है, तब मैक्सिमम आपको हेड मिलेगा, ठीक है। बट ये कंडीशन हम यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफिशियंसी बहुत कम है। देखो ये वाली इफिशियंसी हम कौन सी कंडीशन को ऑप्टिमाइज करेंगे, ये वाली कंडीशन को ऑप्टिमाइज करेंगे, और ये वाले पैरामीटर हम सारे, ये वाला फ्लो रेट हम ऑप्टिमाइज फ्लो रेट निकालेंगे, ठीक है, जहाँ पे इफिशियंसी मैक्सिमम है,
वो वाला पॉइंट हमारे काम का है, तो ये वाला पॉइंट अपना ऑपरेटिंग हेड होगा, फ्लूइड इतना ट्रांसफर अपना हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइज हेड हमने निकाला, जहाँ पे मैक्सिमम इफिशिएंसी हो वो वाला इनपुट पावर देंगे, ये वाला आउटपुट पावर देंगे। आप देखो ये इनिशियली इनपुट पावर ऐसे था, तो ये दोनों के बीच में गैप था, क्यों? आउटपुट पावर कम मिल रहा था, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफिशियंसी कम थी, बट जैसे जैसे इफिशियंसी बढ़ी, ठीक है, ये इफिशियंसी बढ़ी, वैसे वैसे ये कर्व क्या हुआ, ये गैप कम होता गया, पूरा का पूरा इनपुट पावर आउटपुट पावर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाले कर्व में ध्यान रखना, जहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी है, ठीक है, ये वाला कर्व थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, ये इस तरह से होगा, ठीक है, फिर ये फिर से कम होगा। तो आप क्या समझ पा रहे हो इससे, ठीक है, आपको ये अब पता चल चुका है, ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी होगी वहाँ पे ही ये कम गैप दे रहा होगा, उसके बाद फिर से ये ऐसे जा रहा होगा और ये तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो कम गैप कहाँ होगा, जहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी होगी वहाँ पे तो ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा, क्यू ऑप्टिमम, और ये वाले हेड पे आप अपने पंप को ऑपरेट करोगे एच ऑप्टिमम, ठीक है। तो ये कर्व आपको ऑप्टिमाइज कंडीशन दे रहा है, ठीक है। तो ये एक था अपना कैरेक्टराइजेशन कर्व, ठीक है, पावर वर्सेस क्यू या हेड वर्सेस क्यू का, ठीक है। तो ये था अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये इसमें बस यही चीज़ अंडरस्टैंड करनी थी कि कौन सी कंडीशन पे हम हमारे पंप को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू में भी ये ड्रॉ करके आपको बोल सकते हैं कि कौन सा हेड आप सिलेक्ट करोगे, कौन सा इनपुट आउटपुट पावर आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सो ये थी अपनी सेंट्रीफ्यूगल पंप की कहानी। अब आपको जब भी ये वाला पंप स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको जब भी अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करना है तो उसमें क्या करना होगा, आपको इसमें प्राइमिंग करना होगा। क्या करना होगा? प्राइमिंग करना होगा। दैट मीन्स आपको एयर बबल रिमूव करने होंगे। प्राइमिंग का मतलब क्या है, आपको अपने एयर बबल रिमूव करने होंगे। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, उसका रीज़न आपको पता है, कैविटेशन को कम करने के लिए, ठीक है, कैविटेशन को कम करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ओके, उसके लिए आप क्या करोगे, ये आपका ये सब पंप है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, एक डिस्चार्ज वाल आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एनआरवी था, उसके ऊपर आपको एक डिस्चार्ज वाल लगाना पड़ेगा। आप ये वाल को क्लोज कर दोगे और यहाँ से ये पूरे पंप को क्या करोगे, ये पूरे पंप को क्या कर दोगे, ये पूरे पंप को आप पानी से भर दोगे, ठीक है, वाटर से भर दोगे, ताकि कोई एयर बबल ना रह जाए। उसके बाद आप इसको स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ईएसपी का शट डाउन नहीं होने देना था, क्योंकि जब उसको आप वापस स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे प्राइमिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमिंग करना पड़ेगा। तो वही रीज़न था, इसमें ज़्यादा कॉस्ट होता है, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई सक्शन वाल नहीं है, देखो यहाँ पे कोई सक्शन वाल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई सक्शन वाल नहीं है। ऐसा क्यों है, देखो, जब आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप का भी प्रिंसिपल तो पता है, ठीक है। इसमें पिस्टन यू जाता है और यू जाता है, और उससे ये प्रेशर एनर्जी, ये मोशन से, ये पिस्टन की मोशन से यहाँ पे प्रेशर एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली सक्शन वाल लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड इंटर आएगा, फिर ये बंद होगा, फिर ये इसको आउटलेट में भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो कि आपका रिवर्स फ्लो हो रहा है, ठीक है, आपका रिवर्स फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये रिवर्स फ्लो होगा, इम्पेलर को उल्टा घुमाएगा और वापस इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे अगर ऐसा हुआ, मान के चलो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हुआ, फ्लो यहाँ पे आया, रिवर्स आया, और रिवर्स आने के बाद यहाँ पे चला गया, तो ये यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा, यहाँ पे वैक्यूम या एयर इंट्रैप हो जाएगी, तो ये कंप्रेसिबल होता है। तो कई बार क्या होता है, ये पिस्टन की मूवमेंट की वजह से ये फट सकता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, फट सकता है। तो उसी की वजह से इसमें आपको डिस्चार्ज वाल्व कंपलसरी है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, बट जहाँ पे आपने सेंट्रीफ्यूगल यूज़ किया वहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, ताकि फ्लूइड अगर रिटर्न आ रहा है तो वो रिटर्न वापस चला जाए, इम्पेलर को रोटेट करते हुए उल्टा रोटेट करेगा, ये भी इम्पेलर को ख़राब करेगा, बट उसमें उतना रिस्क नहीं है, पंप फटने का रिस्क नहीं है इसमें, बट उसमें पंप फटने का रिस्क है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न हम इसमें सक्शन वाल्व नहीं लगाते, ठीक है।
आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो एनआरवी है, वो नॉन रिटर्निंग वाल है, वो सक्शन वाल नहीं है, ठीक है। ओके, ये एक रीजन है। तो अब आपको ये वाला पंप भी पता है, वो वाला पंप भी पता है, ठीक है। अब आपको दोनों पंप पता है। सो नाउ लेट्स कंपैरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एज वेल एज द रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। अब मैं रेसिप्रोकेटिंग पंप को तो आपको मैंने ड्रिलिंग में एक्सप्लेन किया है ये कैसे काम करता है। सो आई एम नॉट अगेन रिपीटिंग वो पिस्टन वाली असेंबली और वो सब होता है, ठीक है। सो मैं आपको बोल सकता हूँ ये दोनों में मेजर डिफरेंस हमने देख ही लिया है। तो मैं बोल सकता हूँ ये किसके लिए होता है, हाई हेड या हाई प्रेशर ड्रॉप के लिए, बट लेस फ्लो रेट के लिए। सिमिलरली ये लो प्रेशर ड्रॉप जनरेट कर पाता है या लो हेड जनरेट कर पाता है, बट हाई क्यू के लिए होता है, ठीक है, हाई वॉल्यूमेट्रिक के लिए। सेकंड चीज़, इस पर प्राइमिंग प्लस केविटेशन ये सब इश्यू है, ठीक है, ये सब इश्यू है, जबकि इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। आप इसे सीधा स्टार्ट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी इफ़िशियंसी हाई होती है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ओके, इसकी इफ़िशियंसी हाई होती है, ठीक है। कैपेसिटी लो है, वो रेसिप्रोकेटिंग पंप का एक डिसएडवांटेजेस है। और इसके अलावा हमने जो इसमें ईएसपी में देखा था, एसआरपी में देखा था, वो सारे अप्लाई हो गए। गैस दोनों में से एक में नहीं चलता, विस्कस लिक्विड भी नहीं उठा पाता, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये क्लोज वेसल पे नहीं चलता। दैट मीन्स आपको सक्शन हेड और डिस्चार्ज हेड दोनों लगाने हैं, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है कि मान लो आपका यहाँ से रिवर्स फ्लो हो रहा है और यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। दैट मीन्स अब क्या हो गया, आपका ये दोनों क्लोज है, ये दोनों, फिर ये तो यहाँ से रिवर्स फ्लो आ रहा है, ये ख़राब हो चुका है, ये क्लोज है, तो ये क्लोज सिस्टम हो गई। तो ये पिस्टन अगर यहाँ पे बार बार हीट करेगा तो ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट डालेगा पूरा। यहाँ से फ्लूइड निकलना ही चाहिए जब ये पिस्टन यहाँ पे वापस आ रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है तो ये ब्लास्ट हो सकता है। सिंपल सी बात है, आपको खुद भी सोच सकते हो। तो ये क्लोज वेसल पे नहीं चल पाता, ठीक है, क्लोज वेसल पे नहीं चल पाता। जबकि यहाँ पे क्या होगा, आपका इम्पेलर थोड़े टाइम के लिए उल्टा रोटेट होगा, उल्टा रोटेट होने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा पानी से भर जाएगा, तो फिर वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। इम्पेलर के आई पे वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा तो ये उल्टा रोटेट होना बंद हो जाएगा और कोई उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट ये तो सीधा फट जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ये दोनों पंप में, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस थे। ठीक है, दोनों में से एक में भी सॉलिड्स अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पंप था, ठीक है। इसके अलावा जो सारे पंप है दैट इज नॉट आर इंटरेस्टेड, ठीक है, हमारा उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। कौन कौन से पंप है मैं आपको बता दूं, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल हमने देख लिया। इसके अलावा होता है मोनो पंप, वो पीसीपी, ठीक है, पीसीपी यानी कि प्रोग्रेसिव कैविटी पंप, ठीक है, वो हाई विस्कस फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, वो आपको पता है। इसके अलावा गियर पंप, गियर पंप भी हाई विस्कस के लिए एप्लीकेबल होता है, वो उतना इंटरेस्टिंग आपको और मुझे नहीं होना चाहिए। तो ये पंप थे, आर्टिफिशियल लिफ्ट को फोकस करते हुए ही हमने पंप को देखा है, ठीक है। अब पंप का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट अब तक के अप्लाइड हो, ठीक है। अब वी विल सी वन क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन, write down the question. ये क्वेश्चन लिखो आप, एक इस पे क्वेश्चन लगाते हैं जो अब तक के सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता हो। तो ये क्वेश्चन 1 है, दिस इज अगेन फ्रॉम गेट 2003 केमिकल इंजीनियरिंग, ओके। सो आप में पेट्रोलियम में भी पूछने के चांसेस है। तो यहाँ पे एक फिगर आपको दिया हुआ है, ये एक रिजर्वायर है, यहाँ से आपको पाइप कनेक्शन दे के रखा है। पहले फिगर देख लो फिर क्वेश्चन करने की ट्राई करना। और ये बोल रहा है, ये कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र कर रहा है,
सो ये 10 मीटर आपको दिया है, यहाँ से ये 10 मीटर है। पहले फिगर ड्रॉ कर लो, उसके बाद क्वेश्चन लिखवाता हूँ। और यहाँ पे ये फ्लूइड को डिलीवर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कुछ टैंक वैंक लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक टैंक, यहाँ पे ये फ्लूइड को डाल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये पंप थोड़ा सा उधर हो गया, ये यहाँ से फ्लूइड को डायरेक्टली पिकअप कर रहा है, ऐसा है, ठीक है। ये फ्लूइड को डायरेक्टली यहाँ से ही पिकअप कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो टैंक है आपका, तो आपका ये टैंक कुछ इस तरह से है और ये डायरेक्टली यहाँ पे पिकअप कर रहा है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि ये वाला जो है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पे भी एक टैंक है, वो क्या है आपका, ये वाला पॉइंट में भी क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। दैट मीन्स उसमें कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। उसमें कोई प्रेशर एग्जर्ट हुआ नहीं है। और ये वाली लेंथ है वो टोटल 150 मीटर जितनी ट्रैवल करवा रहा है, ठीक है। सो राइट डाउन, सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज्ड टू पंप वाटर थ्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द 150 मीटर। And then rise 10 मीटर, ओके। जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है वैसे ही। फिर लिखो, पाइप का डायामीटर है फिर लिखो, पाइप का डायामीटर आपको दिया हुआ है, क्यों आपको पाइप का डायामीटर दिया रहेगा D1 इज इक्वल टू 50 mm एंड एट डिस्चार्ज पॉइंट ओके 50 mm आपको क्या है दिया रहेगा, 50 mm आपको डायामीटर दिया है। एंड एट ई पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका पाइप का पॉइंट है, वो ई बताया गया है। एंड एट पॉइंट ई व्हाट हैड जनरेटेड बाय द पंप where flow rate Q is equal to 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आपको दी है 0.062, ठीक है। ई पॉइंट पे आपको कुछ फ्लो रेट दिया गया है और वहाँ पे आपको फाइनिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है। तो यू हैव टू कैलकुलेट कि हेड पंप ने कितना जनरेट किया होगा, ठीक है। पंप ने कितना हेड जनरेट किया होगा। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, बर्नौली इक्वेशन को यूज करोगे, ओके। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, यू विल यूज दी बर्नौली इक्वेशन। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ तभी आपको आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दी वन रेफरेंस लाइन, तो ये वाली लाइन को ले लेते हैं रेफरेंस लाइन। पॉइंट 1 किसे बोलेंगे, इसे बोलते हैं या इसे बोलते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल फ्लूइड है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे स्टेबल फ्लूइड है, तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तभी तो हमें पंप यूज़ करना पड़ा। यहाँ पे मान लो एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पे अप्लाई है, तो ये वाली पाइप में भी ये वाला पॉइंट है, वहाँ पे भी क्या है, एटमॉस्फेरिक का ही प्रेशर है। दैट मीन्स प्रेशर है वो लिख लो, P1 है वो, V1 0 है, P1 10⁵ पास्कल है। और ये बोला गया है कि पंप सीधा रिजर्वायर में से ही फ्लूइड को लिफ्ट कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि Z 0 है। Z1 0 क्यों लिखा, ये वाला Z नेग्लिजिबल लिख लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सीधा रिजर्वायर में से ही पंप को ऊपर उठा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है,
ये अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आई डोंट नो एक्चुअल फिगर कैसा है, बट ये ऐसा बोल दिया है कि पंप है वो डायरेक्टली रिजर्वायर में से फ्लूइड को उठा रहा है। तो ये ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते थे, इसको आप ऐसे समझो, ये कुछ इस तरह से है कि ये वाला है वो यहाँ से फ्लूइड पंप सीधा उठा रहा है, तो ये वाली लाइन अब अपनी रेफरेंस लाइन है, ऐसा कुछ समझ सकते हो आप, ठीक है, ऐसा कुछ समझ सकते हो, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। ये सीधा यहाँ से उठा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल आपको फिर 150 मीटर है और वर्टिकल फिर लिफ्ट हो रहा है, वो है आपका 10 मीटर। ओके, ये है आपका 10 मीटर, ठीक है। सो हाउ वुड यू डू दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चीज़ें पता है, यू कैन यूज़ दी बर्नौलीज इक्वेशन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के बीच में आप बर्नौली का इक्वेशन लगा दो, ठीक है। यहाँ पे कितना प्रेशर है बोला गया है कि बोथ आर दी रिजर्वायर आर ओपन टू दी एटमॉस्फेयर, यानी कि यहाँ पे 1 atm जितना प्रेशर है वो होता है 10⁵ पास्कल, यहाँ पे भी 1 atm जितना ही प्रेशर है, दैट मीन्स कि 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो पॉइंट 1 पे क्या लिखोगे, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे atm प्रेशर अभी के लिए लिख रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेशर का टर्म प्लस जेड क्यू 0 लिया, क्योंकि देखो ये वाली लाइन पे तो जेड 0 ही होगा, ये पॉइंट है अपना, और ये रेफरेंस लाइन है वो वाले पॉइंट पे अपना जेड 0 होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या कोई वेलोसिटी है? नहीं, ये स्टेबल है भाई, स्टेबल फ्लूइड है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो वेलोसिटी वाला भी 0, प्लस कुछ पंप ने जनरेट किया, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, ये सक्शन हेड लिखा, ठीक है, क्या लिखा, सक्शन हेड लिखा। ये पंप को जनरेट करना है वो, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, पॉइंट 2 पे जो एनर्जी है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, तो अपनी रेफरेंस लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन है, और वहाँ से ये 10 मीटर ऊपर है और प्रेशर कितना है 1 atm जितना, तो यहाँ पे भी क्या होगा P atm डिवाइडेड बाई ρg, प्लस यहाँ पे इसको v जितनी वेलोसिटी, ठीक है, v2 इज इक्वल टू v जितनी वेलोसिटी मिल रही है, चलो, तो ये हो जाएगा v²/2g, प्लस यहाँ पे 10 मीटर जितना हेड है, तो मैं डायरेक्टली 10 मीटर लिख रहा हूँ भाई, उतना तो समझ पाओगे, यस, प्लस फ्रिक्शन, ये हमें अब कैलकुलेट करना होगा जो हमने मेथड सीखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ पे अब आपको मिल रहा है NWP, क्या मिल रहा है, v²/2g प्लस 10 मीटर प्लस HF, ठीक है। तो ये हमने पहले तो ये इक्वेशन निकाला, तो ये क्या है अपना, ये वाली वैल्यू क्या है, डिस्चार्ज हेड है, ये अपना सक्शन हेड है, तो पंप को कितना जनरेट करना पड़ा, जितनी एनर्जी उसको देनी थी, हमें जितनी एनर्जी डिस्चार्ज हेड पे चाहिए थी, उसमें से उसके पास जितनी अवेलेबल थी उसको सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। बट ये नॉर्मली क्या हो रहा है, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, पर ये तो दोनों ऑलरेडी 0 है, तो फाइनल इक्वेशन ऐसा छोटा ही बनेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, Q/एरिया, आपको एरिया देख के रखा हुआ है, डायामीटर आपको दिया हुआ है, तो डायामीटर से आप एरिया निकाल लो, π/4 50 mm है, दैट मीन्स दी 0.050 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना मीटर पर सेकंड मिलेगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट, वेलोसिटी कितना आ रहा है, आप कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट कर देता हूँ, चलो। तो एरिया निकल के आया 0.0019, ठीक है, उसका इन्वर्स इंटू 0.001, तो ये 0.50, ठीक है। आप देखना ये वैल्यू ऐसी ही निकल के आएगी जब मीटर पर सेकंड में होगी 0.50 जितना, तो ये टर्म हमारा निकल गया, ये हमारे पास ऑलरेडी है, जी ऑलरेडी है, HF कैलकुलेट करना है। तो डायामीटर आपको गिवन है 0.001, देन वेलोसिटी आपने निकाल ली 0.50 मीटर पर सेकंड, और आपको एफ डायरेक्टली गिवन है, चलो इसमें एफ आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वरना आप एफ कैलकुलेट करते जब भी कोई फ्लो टाइप मेंशन नहीं है, यू विल यूज़ दी लेमिनार फ्लो, और लेमिनार फ्लो के लिए एफ क्या होता है 16/NRE, तो ये इस तरह से पूछ सकता था, बट आपको एफ डायरेक्टली गिवन है तो आपको पता है। HF क्या हो जाएगा 4FL v²/2d इंटू जी, क्योंकि ये मुझे मीटर में चाहिए, सो लेट सब्सटीट्यूट 4
एफ है आपका 0.062। अब लेंथ कौन सी है, टोटल लेंथ लेनी है, दैट मीन्स 150 हॉरिजॉन्टल प्लस 10 ऊपर जाएगा तो वो 10 इंटू वेलोसिटी आपने निकाल ली 0.50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डायामीटर 0.01 थोड़ी ना है भाई, ये तो फ्लो रेट है, तो डायामीटर है आपका 0.050। सब कुछ उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा, ठीक है, इतना है 0.050, तो 0.050 डायामीटर है इंटू जी में 10 ले रहा हूँ, ठीक है, गिवन है या नहीं है मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये मिलेगा आपका कुछ 10 पॉइंट उतना आना चाहिए, ठीक है, आप कैलकुलेट करो। ये आएगा आपका 9.292, दैट मीन्स मैं अप्रोक्सीमेट 10 मीटर ले रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा आपका 9.92 समथिंग, जो भी आ रहा है आप वो वैल्यू यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब आपके पास HFP है, ठीक है, बट ये इक्विवेलेंट है, मैं इसको इक्विवेलेंट के सिंबल से लिख रहा हूँ क्योंकि ये अभी मीटर में है, ठीक है, तो आपको ये WP मीटर में नहीं चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दी पंप इनपुट, क्या है NWP इन मीटर में, आप पहले कैलकुलेट करो, इस इक्वेशन में आप वैल्यू डालो, V स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप आपका आया 10 मीटर, ठीक है, ये कितना है 10 मीटर है, प्लस आपका वो हाइट वाला कितना है 10 मीटर है, ठीक है, तो ये ऐसे निकल के आएगा। तो ये आपका होगा कितना टोटल आपका होगा 20.15, ठीक है, आंसर की रेंज उतनी ही है 20.15 मीटर के टर्म में, ठीक है। आपको ये डायरेक्टली लिखने को बोला है मीटर में ही, सो यू कैन राइट डाउन दिस, बट अगर पंप को कितना हेड जनरेट करना होगा इन मीटर, पंप को हेड कितना जनरेट करना होगा इन मीटर में, इतना जनरेट करना होगा। अगर जूल पर केजी में होता तो क्या करते, इंटू 10 कर देते डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 201.5 जूल पर केजी में, ठीक है। बट ये क्या है, पंप को इतना क्या निकालना है, आउटपुट जो पंप देगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, ये पंप को जो जनरेट करना है हेड वो है, ठीक है। तो यू कैन सी ऐसे क्वेश्चन आपके पेट्रोलियम में आए तो ठीक है, वरना दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पंप, ओके। सो यू कैन प्रैक्टिस अनदर क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2016 में भी पूछा गया है, वो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, तो आई एम नॉट डूइंग दैट। सो ये था अपना पंप, ठीक है, इसमें मेजोरिटी वाइज हमने सब कुछ आगे देखा हुआ था, बट ये जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बर्नौली को कैसे यूज करते हैं, दैट वी गॉट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पंप, ओके। अब बात करते हैं, कितना टाइम है अभी, वो 1.5 घंटा चला गया, ठीक है, टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी योर पंप, ओके। इतना अगर आपको बर्नौली पता है, देन आई एम डोंट वांट टू टॉक अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो ऑलरेडी आपने ड्रिलिंग में पढ़ के रखा है, वर्किंग प्रिंसिपल वो सब तो सिंपल ही है। तो ये कैलकुलेटिव पोर्शन था, ठीक है, वो हमने कवर किया। इसके बाद वी विल स्टार्ट विद दी, ओके। देखो अब और एक आपके टॉपिक है आपके कोर्स में प्रेशर वेसल, ठीक है। प्रेशर वेसल आई डोंट थिंक कि उतना इम्पोर्टेंट है, सो आई एम स्किपिंग प्रेशर वेसल, ठीक है। आप अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ठीक है, आई होप गेट आयोट्स की टेस्ट सीरीज में या कोई भी ली है आपने, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी ले सकते हो, सभी अच्छी है, ठीक है, कोई बुरी नहीं होती, कोई भी इंसान मेहनत करता है तो वो बुरी नहीं होती, तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही है। बट उसमें आपको छोटा मोटा एक फॉर्मूला मिल जाए तो यू कैन कीप दैट एज अ रेफरेंस, बाकी थियोरेटिकल पोर्शन इसमें उतना है नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे, राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक एंड राइट डाउन, दिस इज अगेन, आप इसको इम्पोर्टेंट मानो या ना मानो, बट राइट डाउन डायमेंशन लेस नंबर, we will see what are the dimensionless number available for systems, okay। केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में ये सेपरेटली मेंशन है, बट हमारे कोर्सेज में पूछा जाता है, पूछा गया भी है, सो नो नीड टू टेक अ रिस्क, ओके। सो राइट डाउन द फर्स्ट वन,
फर्स्ट डायमेंशन नंबर इज द यूलर नंबर, ठीक है। यूलर नंबर क्या है? तो यूलर नंबर होता है आपका, राइट डाउन, प्रेशर फोर्स अपन इनर्शिया फोर्स। दिस इज द रेशियो ऑफ द प्रेशर फोर्स अपन इनर्शिया फोर्स, ठीक है। मैं नहीं रटवाता कभी, अभी भी आपको नहीं रटवाऊंगा। इसका प्रिंसिपल क्या होगा? प्रेशर फोर्स अपन इनर्शिया फोर्स का मीनिंग है, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है कि जब भी यूलर नंबर आपका 1 हो जाए, ठीक है, डायमेंशन लेस नंबर है, सो डोंट वरी, यूनिट कन्वर्जन की कोई चिंता मत करो, ठीक है, वो हो ही जाएगा, फोर्स अपन फोर्स हो ही जाएगा। सो ये 1 होता तो ये ऐसे इंडिकेट करता, ये 1 होता, डेट मीन्स योर प्रेशर फोर्स, ठीक है, आपका जो प्रेशर फोर्स है दैट इज इक्वल टू योर इनर्शिया फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स, ठीक है। तो जितना आप जनरेट करवा रहे हो, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो भी दे रहे हो वो सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रेशर एनर्जी उतनी की उतनी ही मिल रही है। दैट मीन्स ये आपका इंडिकेट करेगा फ्रिक्शन लेस फ्लो। क्या इंडिकेट करेगा? फ्रिक्शन लेस फ्लो। जब भी यूलर नंबर 1 है दैट मीन्स आपका कोई फ्रिक्शन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो भी आपका यूलर नंबर 1 है दैट मीन्स आप जितना भी इनर्शिया जनरेट करवा रहे हैं वो सारा प्रेशर फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स कोई फ्रिक्शन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन लो को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो याद रखो प्रेशर अपन इनर्शिया P अपन I, ठीक है। अभी के लिए याद रखो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स होता है यूलर नंबर P अपन I, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होगा। सेकंड नंबर लिखो, ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस फ्लो को जनरेट करता है, ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड इज द फ्रॉड नंबर। सेकंड क्या है आपका? फ्रॉड नंबर। सो फ्रॉड नंबर इज द रेशियो अपन IG, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरली ऐसा कुछ याद रख लो। इनर्शिया फोर्स, ठीक है, इसका जो बॉटम में था वो इसके यहाँ पे आएगा और एक फोर्स ऐड हो जाएगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ये? इनर्शिया अपन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये डायमेंशन लेस नंबर आपको इंडिकेट क्या करवाता है, ठीक है। तो मान लो एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है जिसमें आपने एक एजिटेटर लगाया हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया है? एजिटेटर लगाया हुआ है। तो मान लो ये यहाँ पे आपने एक फोर्स दिया और आप उस इनर्शिया से इसको घुमा रहे हो, ठीक है, इनर्शिया से आप इसको घुमा रहे हो। तो जब भी फ्रॉड नंबर 1 होगा, ठीक है, जब भी फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 होगी दैट मीन्स आपका जो इनर्शिया है, ठीक है, आपका जो इनर्शिया है वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। आपका इनर्शिया है वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अब पार्टिकल्स क्या होंगे? सेटल डाउन होने की ट्राई करेंगे। अब क्या होगा? आपके पार्टिकल सेटल डाउन होने की, ये वाले पार्टिकल क्या होंगे? सेटल डाउन होने की ट्राई करेंगे। तो आपको अगर यहाँ पे पार्टिकल सस्पेंशन में रखना है तो आपको FN फ्रॉड नंबर क्या रखना है? ग्रेटर देन 1 रखना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फोर्स है। आप फ्रॉड नंबर को ऐसे याद रखो, एजिटेशन मिक्सचर के लिए ये यूज होता है। तो इसका रेशियो किसका है? इनर्शिया फोर्स अपन ग्रेविटेशनल फोर्स का। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स I है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होगा तो ये सेटल डाउन होना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये इनर्शिया इक्वल टू ग्रेविटी हो जाएगा तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। उसके लिए आपको फ्रॉड नंबर क्या रखना है? ग्रेटर देन 1 रखना है, ठीक है। आपको क्या रखना है? ग्रेटर देन 1 रखना है, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो है, ठीक है, सिंपल सी बात है। दोनों का मास इक्वल होगा, ठीक है। आप सेम बॉडी पे मास लगा रहे हो तो ये एसिलेशन का भी रेशियो हो सकता है। एसिलेशन ड्यू टू इनर्शिया अपन ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। वो आप अपना दिमाग लगा के यूज़ करोगे। यहाँ पे भी मास एप्लीकेबल है तो यहाँ पे जो आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया है वो, और यहाँ पे विस्कोसिटी का कोई टर्म आ जाए तो वही होगा ये वाला, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस टर्म अरेंज करके ये ओवरऑल फिजिकल मीनिंग्स उसका देख लेना है, ठीक है। तो ये इसका यूज था एज वेल एज हमने देखा, ठीक है। थर्ड देखो, वेबर नंबर। थर्ड लिखो वेबर नंबर। सो वेबर नंबर आपका है इनर्शिया फोर्स, ठीक है, फिर से इनर्शिया टॉप पे है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन फोर्स। इनर्शिया फोर्स अपन सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। तो ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। ये नंबर देखो, इनर्शिया से आपका सरफेस टेंशन को
इंडिकेट करवाता है, ठीक है। तो मान लो ये एक तरह से ट्यूब है, ठीक है, या पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बबल होगा, ठीक है। मान लो एक बबल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बबल फॉर्म होने के लिए क्या लगती है, आपकी एनर्जी लगती है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी कितनी होती है, तो वो होती है चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया स्टार, ठीक है, टू फॉर्म द बबल ड्रॉपलेट्स, वो होती है आपका सिग्मा स्टार चेंज इन सरफेस एरिया। ये होता है न्यूटन पर मीटर, ये होता है मीटर स्क्वायर। तो अभी देखो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा जूल, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, ठीक है। तो मान लो एक बड़ा सा ड्रॉपलेट्स था कैपिटल आर रेडियस का, आप इसको ब्रेक करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना रहे हो, एन ड्रॉपलेट्स बना रहे हो, कितने रेडियस के, स्मॉल आर रेडियस के। सो चेंज इन सरफेस एरिया कितना होगा, तो इनिशियली सरफेस एरिया अवेलेबल था 2πr जितना, ठीक है। बट उसके बाद आपका ये एन ड्रॉपलेट्स बना, उसके बाद सब इक्वल रेडियस के है, तो आपका अब सरफेस एरिया हो जाएगा एन इंटू 2πr, ठीक है। इतना ही होगा, यस, ठीक है। एन इंटू सरफेस एरिया है, और सॉरी एन इक्वल टू इनिशियली सरफेस एरिया आपका था क्या होगा, क्या होता है 4πr², ठीक है। क्या होता है 4πr² होगा। उसके बाद एन ड्रॉपलेट्स बना दिए आपने, तो वो होगा एन इंटू 4πr², ठीक है। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया जब भी ड्रॉपलेट्स फॉर्म होगा तो ज़्यादा, देखो इसके अंदर ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स सोचो, तो ये अभी सरफेस एरिया कांटेक्ट में नहीं था, बट जब भी ड्रॉपलेट्स बनेगा तो ये कांटेक्ट में आएगा, तो ये चेंज इन सरफेस एरिया होता है, ओके, कुछ इतना। तो एन कैसे निकालोगे, एन निकालोगे आप, एन कैसे निकालोगे, टोटल वॉल्यूम तो इक्वल ही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दी 4/3 πr³ इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, तो आपका एन पार्टिकल्स का इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप एन निकाल सकते हो अगर आपके पास दोनों रेडियस है तो, ठीक है। वंस यू कैलकुलेट दी एन यू कैन अप्लाई दिस चेंज इन सरफेस एरिया, उसको आप सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा जूल में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो कहाँ थे, घर के प्रॉब्लम में इतना दिमाग बिगड़ता है, उतना पढ़ाई में ध्यान दे इंडिया वाले तो ऑब्वियसली आगे पहुंच जाएंगे बहुत ज़्यादा। सो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, हाउ टू फाइंड एन बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो एनर्जी है, ठीक है, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए सरफेस टेंशन रिक्वायरमेंट होगा। दैट मीन्स ये वाला डायमेंशन लेस नंबर किसके लिए है, ड्रॉपलेट्स फॉर्म होगा कि नहीं होगा उसके लिए है। तो ये वाली एनर्जी जब ज़्यादा होगी तब आपका ड्रॉपलेट्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये वो इंडिकेट करता है। आप केवल डेफिनेशन याद करो और ये वाला फॉर्मूला लिख लो कहीं पे। आई होप ये कहीं पे भी काम आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये 12th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। आपको लग रहा होगा भैया कहाँ से लेके आए, मैंने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो डोंट वरी। सो ये थर्ड था। एंड फोर्थ वन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज द मैच नंबर। मैच नंबर होता है आपका मैच नंबर आपका होता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्पीड अपन लाइट की स्पीड, ठीक है, सॉरी साउंड की स्पीड। आपको याद रखना है साउंड की स्पीड दैट इज द 343 मीटर पर सेकंड। वहाँ पे आगे आई होप आपको यहाँ पे लाइट की स्पीड बता दी थी, ठीक है, बट यहाँ पे साउंड की स्पीड होती है। तो मैच नंबर क्या इंडिकेट करता था, आपका फ्लो इंडिकेशन करता है। दैट मीन्स m इज इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स आपकी स्पीड की ऑब्जेक्ट है वो साउंड के स्पीड जितनी है, तो उसे मैं सोनिक फ्लो बोलूँगा, ठीक है, सोनिक फ्लो बोलूँगा। m जब लेस देन 1 है, दैट मीन्स आपकी साउंड की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे मैं सबसोनिक फ्लो बोलूँगा। और m जब आपका ग्रेटर देन 1 है उसको मैं सुपरसोनिक फ्लो बोलूँगा, ठीक है। जो
तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये वो वाली वैल्यू है कि जब आपका m लेस देन 1 है, सब सोनिक फ्लो है, तो यहाँ पे आपका डाउनस्ट्रीम का प्रेशर अपस्ट्रीम के प्रेशर को इफेक्ट करता है, ठीक है। बट जब भी आपका m ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, जब आपका सुपरसोनिक फ्लो है, आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, तभी आपका क्या होगा, डाउनस्ट्रीम प्रेशर अपस्ट्रीम के प्रेशर को इफेक्ट कर पाएगा। और ये उतना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता। दैट मीन्स सुपरसोनिक फ्लो में डाउनस्ट्रीम के प्रेशर में जो भी चेंज आएगा वो अपस्ट्रीम में फील नहीं होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी साउंड से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट नहीं डलवाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी थी, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में एक बार नंबर डाल दिया था, इसके अलावा थोड़े मोटे और डायमेंशनलेस नंबर है, नसेल्ट नंबर, प्रांडल नंबर एंड ग्रोसेफ नंबर, ठीक है। कौन कौन से, नसेल्ट नंबर, प्रांडल नंबर, रेनॉल्ट नंबर तो देख लिया है, और ग्रोसेफ बायोट नंबर, ठीक है, बायोट नंबर। ये 4 आपके नेक्स्ट सेशन जो आपका हीट एक्सचेंजर का है उसमें मैं कवर करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। ये था आज का सेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है। डाउनस्ट्रीम का कुछ याद रखना नहीं था, बस डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता, बर्नौली के इक्वेशन से ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, बस उसको समझना है कैसे क्या एनर्जी में चेंज आ रहा है, कौन सी एनर्जी कहाँ में कन्वर्ट हो रही है और कैसे हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशनलेस नंबर। कैसे याद रखो, ऐसे याद रखो, प्रेशर अपर इनर्शिया, इनर्शिया अपन ग्रेविटी, इनर्शिया अपन सरफेस टेंशन, क्रम में यूलर बोला, उसके बाद फ्रोड बोला और उसके बाद वेबर बोला। ये तो आसानी से याद रह जाएगा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपन स्पीड ऑफ द साउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आई होप यू एंजॉयड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय हिंद।